अच्छे हैं। हाँ, अब यहाँ पर 15-20 दिन है, तो उसमें हमें क्या करना है, मैक्सिमम कैसे आउटपुट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आउटपुट कैसे करेंगे, थोड़ा तो पूरी सिलेबस को पढ़ना मुश्किल है ना, तो हम क्या करेंगे, सिलेबस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जो आसान आसान चैप्टर्स होते हैं, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, मुश्किल चैप्टर क्योंकि हुआ नहीं है, समझ नहीं आया अभी तक, क्लैरिटी नहीं आ रहा है, मिस्टेक हो रहा है बार बार, तो इसीलिए इजियर चैप्टर छोड़ रखे हैं। क्यों ना, वो बाद में कर लूँगी, वो तो कभी भी कर लूँगी, वो तो कभी भी कर लूँगा। जैसे कि बायोलॉजी में देखें तो इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, जब भी क्वेश्चन आएगा मैं खुद ही कर लूँगा, उसको क्या पढ़ना है। लेकिन ऐसे ऐसे चैप्टर में आपको क्या हो जाएगी ना, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा और आपकी माइनस हो जाएगी। तो जो आपकी फाउंडेशन है, बुनियाद है, हर वहाँ पर मार्क्स देखा जाता है। 4 मार्क्स काउंट होगी, ये नहीं काउंट होगी कि वो रोटेशन से आपने किया था या मैग्नेटिज्म से किया था, इकोलॉजी से किया था या फोटोसिंथेसिस से किया था, वो काउंट नहीं होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जो आसान आसान चैप्टर जो आप बस में कर सकते हो लेकिन किए नहीं हो, कर सकते थे, आपके हाथ में आपके बस में वो आ सकता था, लेकिन अभी तक आप उसमें भी कंफ्यूजन में रखे हुए हो, उसको पहले सेग्रीगेट करके सेक्शन ए बना लो और उसको बिल्कुल आत्मसात कर लो, ताकि उसमें से कैसे भी क्वेश्चन साहब कर सको। कुछ चीज़ें होता है कि डिफ़िकल्ट चैप्टर है, कितने बार समझ लिए, लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन करने जाते हैं नेगेटिव हो जाता है। ऐसे कुछ चैप्टर फिजिक्स में भी होती हैं, केमिस्ट्री में भी होती हैं। तो उन चैप्टर को आप थोड़ा सा किनारे अभी रखे रहो, क्योंकि आपकी सिलेक्शन तो ईजियर और मॉडरेट चैप्टर से भी हो जाएगी। तो ईजियर चैप्टर को बढ़िया से कर लो, भले ही लेंदी लगे चैप्टर, लेकिन 2 क्वेश्चन आता हो, मतलब दिन भर मेहनत लग गई, 2 क्वेश्चन आता हो, लेकिन वो 2 क्वेश्चन आप कर तो सकते हो। डिफ़िकल्ट चैप्टर में आपने 7 दिन लगा दिया, लेकिन उसमें भी क्वेश्चन जब आया तो नेगेटिव हो गया, तो क्या फ़ायदा हुआ। तो इसीलिए आपको क्या करना है, यू हैव टू सेग्रीगेट योर सिलेबस इनटू डिफरेंट सेक्शंस, मैक्सिमम इनटू 3 सेक्शंस। एक तो आसान वाली चैप्टरों का, जिसको आपको बस में कर सकते हो, पहली हफ्ते में ही निपटा डालो, उसकी क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ ओके करके। खुद की बना हुआ नोट सबसे बेटर होता है, किसी भी प्रोफेसर टीचर की इंस्टीट्यूट की कॉपी से खुद का बना हुआ शॉर्ट नोट सबसे बेहतर होता है। समझ में आ गई। तो इसीलिए नोट्स बनाने के समय तो आज के समय में नहीं रहा बेटा, तो क्या करना है, हमें एनसीईआरटी बुक पकड़ के उसमें बुक मार्क करके पेंसिल से किनारे थोड़े थोड़े करके उसको निपटाना है। समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, एक तो सेक्शन ए में आप कितना चैप्टर डाल सकते हो, जो आपकी ईजी है उसको आप रखोगे, जल्दी पहली हफ्ते में निपटाना है, उसको कंप्लीट करना है। सेक्शन बी में मॉडरेट चैप्टर रखना है, जिसमें 100% चैप्टर नहीं आ रहा है, लेकिन 70% आ रहा है, एक फार्मूला एक डेरिवेशन नहीं समझ आ रहा है, बट मेजरली चीज़ें आता है। तो उन चैप्टर को आपको सेक्शन बी में रखना है, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट 1-2 टॉपिक है, उसको टीचर से समझ लेंगे, सीनियर से, फ्रेंड से समझ लेंगे, तो वो चैप्टर हमारी हो जाएगी। तो मॉडरेट और इजी को पहले टारगेट करो, डिफ़िकल्ट को सेक्शन सी में डाले रखो। कभी दिमाग में वो ऊपर वाले ने घुसा दिया तो ठीक है, नहीं तो बाद में देखा जाएगा, आपकी सिलेक्शन ईजियर और मॉडरेट से हो जाएगी। ठीक है कि नहीं। अच्छा, सिलेक्शन सबका हो ना हो, बड़ी कठिन प्रोसेस में हम गुजरने वाले हैं, तो क्या करें ना, जहाँ पर हैं वहाँ से 2 कदम तो चलें। यात्रा शुरू नहीं करेंगे तो कहीं पहुँचेंगे नहीं। तो और क्या बात है, मान लो यात्रा 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर हैं, तो क्या हम 5-5 किलोमीटर कूद के जाएंगे। चलना तो हमें 1-1 कदम होता है, पढ़ना तो हमें 1-1 लाइन होता है। तो एक पेज भी पढ़ो तो बढ़िया से पढ़ो, ये मत सोचो कि एक चैप्टर ही कर दूंगी या कर दूंगा ताकि उसमें से क्वेश्चन हम अटेंड ना कर सके। तो बढ़िया से प्लान करो, हार्ड लेबर करने वाले नहीं बनो, टेक्निकल लेबर करने वाले बनो। ठीक है, आपने पढ़ाई में टेक्निक अप्लाई करो, क्योंकि हमारे पास दिन कम है, हमें आउटपुट ज़्यादा लेना है। तो हमें क्या है, फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक सभी के मन में ये होनी चाहिए, मैं आज जहाँ पर मैं हूँ वहाँ से मैं कुछ प्रोग्रेस करके जाऊँ। मैं जहाँ पर हूँ 10 क्वेश्चन करने लायक था या थी,
तो कम से कम 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर लेना है। बनू सिलेक्शन की बात बाद में, जब हमारी टारगेट सही रहेगी सिलेक्शन बाद में आएगी। सिलेक्शन को ध्यान में मत रखो, आपकी डेली का प्रोग्रेस को ध्यान में रखो। पास्ट और भविष्य कभी सामने नहीं होती, वर्तमान सामने होती है। तो आज के दिन को बढ़िया से आप अपना लोगे तो कल के दिन और आपकी फ्यूचर भी बढ़िया से हो जाएगा। तो हमारी सक्सेस सिलेक्शन बाद की बात है, हमारी सक्सेस क्या है, आज के दिन हमने कितना प्रोग्रेस किया। आज के दिन आपने थोड़ा सा भी प्रोग्रेस किया, आपने बहुत अचीव कर लिया, ये एक बात है। दूसरी बात है, आपने इतने दूर दूर से आए हो एक जगह, तो सारी चीज़ें आपकी लायक मन माफिक घर लायक तो मिलेगी नहीं, है ना। तो कई बार फर्नीचर ठीक नहीं मिलेगा, खाने पीने को ठीक ना मिले शायद, तो क्या करना है ना, बदलते हुए परिस्थिति के साथ भी हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारी लक्ष्य कुछ और है, ठीक है। तो हमें कोप अप करना है। दूसरी बात है, एक न्यू क्लाइमेट में आने के बाद कई बार 3-4 रोज 5 रोज के बाद तबीयत ना देख रहे हैं, तो इसीलिए जल्दी नोटिस करा देना जो भी मैनेजमेंट में है, तबीयत खराब होने की स्टार्टिंग में ही बता देना, ताकि वो चीज़ बड़ा ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि और कम से कम इवनिंग से पहले बता दोगे तो आधी रात को इमरजेंसी ना आए, ठीक है। ये एक बात है ध्यान में रखना। क्लासरूम में जब पढ़ाई जाएगी, सारे टीचर्स लोग जब पढ़ेंगे, पेन और कॉपी ये आपकी यूज में होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ नहीं लिखेंगे और ऐसे बैठे रहेंगे तो हमारी दिमाग हमें चीटिंग करेगा। जरूरी नहीं है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन को आपके दिमाग में जाने देगा, कुछ इधर उधर भटका देगा। वहाँ चिड़िया उड़ रहा है, वहाँ कुछ हो रहा है, इधर उधर दिमाग चला जाएगा। तो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट जब रहोगे कॉपी और पेन के साथ, तो दिमाग भी क्लासरूम में रहेगा। तो इसीलिए ये एक टेक्निक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम क्लासरूम में रहें तो टीचर जो बात बोले तो उन बातों को हमें क्या करना है, नोट डाउन करनी है। और उन सारे पॉइंट्स को जब हम पढ़ेंगे इवनिंग में सेल्फ स्टडी में, तो बुक के साथ मिलान करके देखें कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो सर ने बताए थे और बुक में ऐसा है, तो हमें समझ आए कि नहीं। बात समझ में आई? तो मैं आपको इकोलॉजी का 1-2 पार्ट आपको लेने वाला हूँ। एक ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन हम लोग पढ़े थे, है ना, पहले पढ़े हो इकोलॉजी में, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। समझ पा रहे बेटे? नहीं समझ पा रहे? इकोलॉजी जानते हो? वर्ड पहली बार सुन रहे, सुने हो इकोलॉजी? हाँ, जानते हो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं? हाँ, इकोलॉजी में हमें कौन पढ़ीवा? हाँ, इकोसिस्टम। वेरी गुड बेटा। इकोलॉजी में हमें कौन पढ़ीवा? इकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? इकोसिस्टम, ठीक है। इकोलॉजी का शब्द जो है राइटर एंड हैकेल ने यूज किए थे पहली बार अप्रोप्रिएटली। राइटर एंड हैकेल ने, एर्नस्ट हैकेल ने और राइटर ने पहली बार इस्तेमाल किया। इकोलॉजी में कोई एक्सपेरिमेंटल काम पहली बार अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया था। AB हम्बोल्ट ने किया था। इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी। फादर ऑफ इकोलॉजी बहुत इजी टॉपिक है इकोलॉजी। 3 चैप्टर आपके सिलेबस में है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है। तो फादर ऑफ इकोलॉजी एंटोन वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कोई बता सकता है कौन? इंडियन इकोलॉजी क्यों बता रहा हूं, साइंटिस्ट का नाम फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, रामदेव मिश्रा। एच नहीं, रामदेव मिश्रा, ठीक है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपने एनसीईआरटी का बुक आपके पास होंगी तो आपने देखे हैं, हर यूनिट की स्टार्टिंग में एक बुजुर्ग आदमी का फोटो दे रखा है, जो वो एग्जाम्पलरी काम किया है उस यूनिट से रिलेटेड चैप्टर का, देखा है ना।
तो इकोलॉजी का यूनिट के शुरू में पहले जिसकी फोटो दे रखा है उसका नाम क्या है? रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा डीयू के प्रोफेसर रहे हैं और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। उनकी बेटे केसी मिश्रा वो भी रिनाउंड इकोलॉजिस्ट रहे हैं इंडिया में। तो रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हमारे बुक में सिलेबस में है, वो कई बार फोटो में ये इसमें क्वेश्चन में भी आ जाएगी। तो इकोलॉजी को क्या डिफाइन करेंगे? इट इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप। इट इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन organisms and their environment। इकोलॉजी में हम क्या चीज पढ़ेंगे? रिलेशनशिप नहीं, इंटर रिलेशनशिप। समझ में? ऐसा रिश्ता जो दोनों तरफ हो, खाली एक तरफ नहीं, मैं बोलता रहूं आप लोग आंसर ही ना करो, ऐसा ना हो। बोथ वर्ड रिलेशनशिप, दोनों तरफ से संबंध हो। किसकी? एनवायरमेंट और ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट को पॉजिटिवली, नेगेटिवली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कैसे प्रभाव डालता है? एनवायरमेंट ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, पॉजिटिवली, नेगेटिवली कैसे प्रभाव डालता है? उन दोनों की संबंध को क्रिटिकली स्टडी करना जिस साइंस की तहत आता है उसको इकोलॉजी। समझ में आ गई? अच्छा, इनमें दो चार इजी टर्म आपने पहले से जानते होंगे, जूनियर क्लास में भी, 10th वगैरह में भी जानते होंगे। एक शब्द आता है हैबिटेट। हैबिटेट मतलब क्या है? नेचुरल होम। नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंट। हैबिटेट इज द नेचुरल, अच्छा हैबिटेट है ना, हैबिटेट इज नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है? वेयर ऑर्गेनिज्म टू बर्थ, वहां पैदा होता है, सारे उसको जीवित रहने के लिए कंडीशंस मिलता है और वहां रिप्रोडक्शन करके फैलता है, मर भी जाता है। और वो सारे जिस कोने में, पूरा विशाल एनवायरमेंट में हम रहते हैं, हम एक बड़ा सा एनवायरमेंट में रहते हैं या छोटा सा घर में रहते हैं? बड़ा सा एनवायरमेंट में छोटा सा घर में रहता है। मछली बड़ा सा एनवायरमेंट में रहता है या बड़ा सा एनवायरमेंट में पॉन्ड में रहता है? बड़ा सा एनवायरमेंट में पॉन्ड में रहता है। तो पॉन्ड मछली का हैबिटेट। बड़ा सा एनवायरमेंट भले ही है जहाँ पॉन्ड, लेक, समुद्र, कितने सारी चीज, जंगल है, ग्रासलैंड्स हैं, बट मछली रहता है एक तालाब। तो तालाब मछली का हैबिटेट है, नेचुरल होम है। मेरे इकोलॉजिस्ट प्रोफेसर कहते थे कि हमारी आर्टिफिशियल बनाया गया घर, जो प्राकृतिक नहीं है, हम लोग जो घर में रहते हैं वो आर्टिफिशियली हम लोगों ने बनाया, उसके साथ हमारी दिल इतना लगा हुआ है कि जब हम घर छोड़ के हॉस्टल में आए हैं तो घर की वो कमरा याद आती है ना? तो घर का वो कमरा जहाँ बैठते थे, पढ़ते थे, वो टेबल, वो चीज याद आ रही है। हम भले ही 5 स्टार उससे बेहतर जगह पे चले जाएं तो भी, तो इसका मतलब आर्टिफिशियल बनाया गया घर की इतना प्रभाव रहता है, तो सोचो नेचुरल हैबिटेट का प्रभाव कितना जीवों पे रहेगा। इकोलॉजिस्ट मानते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म की शरीर में जो भी गुण हैं, मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली जो भी गुण हैं, वो प्रेजेंट हैबिटेट और अतीत हैबिटेट की परिवर्तन फीचर्स को लेकर है। समझ आई क्या बात? ऑर्गेनिज्म के पास जो भी गुण हैं, वो गुण आया कहां से? उसकी हैबिटेट की रिक्वायरमेंट की वजह से उसकी शरीर में परिवर्तन आई है। कैक्टस को देखकर इकोलॉजिस्ट बता देगा, आप भी बता दोगे, अपने सर इसको डेजर्ट से तो नहीं लाया। क्यों बता दिया? मैं तो नहीं बताया कि मैं कहां से लाया, आपने कैक्टस देखा और बोल दिया कि भाई डेजर्ट से लेके आया। बिकॉज क्योंकि कैक्टस में वो फीचर था जो डेजर्ट हैबिटेट को डिस्प्ले कर रहा था, उसके नेचर को डिस्प्ले कर रहा था। वेयर शूट सिस्टम इज रिड्यूस्ड एंड रूट सिस्टम इज डेवलप्ड। ऐसे ही मान लो मैं कोई लोटस निम्फिया लेके आ जाता है ना, तो आप बोलते क्या सर इसको तो आपने वाटर कहीं से, वाटर सोर्स से लेके आए हो, वाटर बॉडी से लेके आए हो।
तो मेरे कहने का मतलब है कि इकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को देखकर उसकी हैबिटेट के विषय में थोड़ा थोड़ा और काफी सारे आइडियाज ले सकते हैं। तो इसका मतलब है हैबिटेट और ऑर्गेनिज्म के बीच में एक बढ़िया सा रिलेशनशिप है। और एक टर्म आता है जिसपे क्वेश्चन भी आएगी, उसका नाम है ये आपने पहली बार सुन रहे हो, नीच। नीच नीच एक वो हिंदी में बेकार सा हर शब्द होता है, निक निक कहते हैं। जानते हो शब्द पहली बार समझो या पढ़े हो? जानते हो नहीं सुन जानते हो? कोई जानता है हाथ ऊपर करो। निक शब्द कोई पहली बार सुन रहा है या कोई पहले से सुन रखा है? अर्थ नहीं पूछ रहा हूं, बस वर्ड किसने सुना है क्या? नहीं सुना? अच्छा, निक, वेरी गुड। निक क्या होता है? निक होता है प्रोफेशन, एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स हैबिटेट। एक पॉन्ड एक हैबिटेट है जहां मछली रहता है। अरे खाली मछली नहीं रहता, पॉन्ड में कहीं फूल भी रहता है, वाटर लिली रहता है कि कहीं फूल जानी चाहिए, तो कहीं फूल भी रहता है, स्पाइरो वगैरह भी तो रहता है, क्रैब भी तो रहते हैं, वाटर स्नेक भी तो रहता है। तो एक ही पॉन्ड में कितने लोग रहते हैं, तो बहुत सारे वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की एड्रेस है। तो हैबिटेट इज द एड्रेस, निक इज द प्रोफेशन। एक ही एड्रेस में भिन्न भिन्न तरह के जीव रहते हैं, सारे जीवों की उस हैबिटेट के प्रति अलग अलग एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को हम निक बोलते हैं। ठीक है, तो दिन में कॉलेज में सारे लोगों की हैबिटेट, कॉलेज दिन में स्टूडेंट्स का, टीचर का, मैंने सबका, बट कॉलेज में प्रिंसिपल की एक्टिविटी कुछ और है, डिफरेंट टीचर का एक्टिविटी कुछ और है, एक एक्टिविटी दूसरा नहीं कर सकता। तो एक्टिविटी जो ऑर्गेनिज्म हैबिटेट में प्ले करता है दैट इज कॉल्ड एज निक। समझ में आ गई? पॉपुलेशन किसको बोलेंगे भाई? आपने ऑर्गेनिज्म, हाँ वेरी गुड, ऑर्गेनिज्म। देखो मैं कुछ मोटे मोटे सारे जो डिस्कस नहीं करता, कुछ मोटे मोटे चीज को हम डिस्कस करते हैं। वेरी इजी चैप्टर है, कोई दिमाग में जोर मत लो। पॉपुलेशन है और कम्युनिटीज है, इकोसिस्टम है, ठीक है, और उसके साथ एक टॉपिक आती है पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन एक टॉपिक आता है, ठीक है। फिर आता है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, ठीक है। फिर आता है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, फिर आता है इंट्रैक्शन, among organisms, ठीक है। इंट्रैक्शन among organisms में एक आता है प्रेडेशन, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म, एक आता है एमेंसलिज्म। तो ये सारे टर्म्स इस चैप्टर में चर्चा किया गया है, आपने पढ़े होंगे, है ना? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। म्यूचुअलिज्म, है ना? देखो कितना अच्छा बच्चा है, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स इस चैप्टर में हम लोगों ने पहले से पढ़े हुए हैं। तो पॉपुलेशन ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बना हुआ एक समूह है, एक ग्रुप है ना? पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप
ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, या थोड़ा सा इसमें और कुछ ऐड करना है? क्या ऐड करें? इंटरब्रीडिंग। अच्छा, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज विथ इंटरब्रीडिंग एबिलिटी, मतलब आपस में ब्रीडिंग करते हो, वाइबल ऑफस्प्रिंग पैदा करता हो। करेक्शन हो गई, पॉपुलेशन ठीक बन गया भाई। कितना अच्छा बच्चा है। एट पर्टिकुलर, मैंने सारे अच्छे बच्चे हैं, वो बता रही है तो ठीक है, ठीक है, सारे अच्छे बच्चे हैं भाई है? तो इसका मतलब क्या है? पॉपुलेशन के लिए जगह फिक्स करना पड़ेगा, टाइम फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो भिन्न पॉपुलेशन हो जाएगी। मैं कह दूंगा पॉपुलेशन ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा जब तक नहीं कहूंगा तो कैसे पता चलेगा कहाँ की मैं क्या पॉपुलेशन कह रहा हूँ? तो पॉपुलेशन ऑफ भुवनेश्वर कहूँ तो भुवनेश्वर पॉपुलेशन छोटा है उड़ीसा से, तो इसका मतलब जगह बताना पड़ता है पॉपुलेशन को पता करने के लिए। अच्छा, पॉपुलेशन ऑफ उड़ीसा बता दिया, मैंने नहीं बताया 1947 का है या अभी का है या आने वाली 5 साल का, मैं अंदाजा कर रहा हूँ, क्योंकि समय के हिसाब से पॉपुलेशन छोटा बड़ा होता है। कई सारे पॉपुलेशन तो बेटा टेम्पोररी होता है, साल में मंथ भर नहीं रहते हर बार। अपने दीपावली के आसपास लाइट के चारों तरफ कितने कीड़े देखते हो, 15-20 दिन बाद वहाँ भी गायब हो जाते हैं। तो आप वो टाइम नहीं दोगे तो बंदा जाकर ढूंढेगा 2 महीना बाद कि सही तो बताया था कि यहाँ पर वो होना चाहिए था ये इंसेक्ट, और है नहीं। तो हम पॉपुलेशन सारे टेम्पोररी नेचर, तो समय भी देना पड़ेगा ना बेटा, जगह भी फिक्स करना पड़ेगा, समय भी फिक्स करना पड़ेगा, तो जाके पॉपुलेशन प्रॉपरली सिद्ध होगा, प्रॉपरली डिफाइन होगा। एक स्पीशीज का अंश विशेष है पॉपुलेशन, पूरा स्पीशीज नहीं। स्पीशीज मतलब एक जात, वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। Species means one kind of organism. Tiger is a species, mango tree is a species. But हमारी बाग में जितने मैंगो ट्री ग्रो कर रहे हैं वो मैंगो ट्री का पॉपुलेशन हमारी बाग का, हमारी गार्डन का, समझ में आ गई? तो पॉपुलेशन क्या हो गया? स्पीशीज की टुकड़ा एक पर्टिकुलर जगह पर रहता हो, पर्टिकुलर समय सीमा के लिए रहता हो। इंटरब्रीडिंग प्रॉपर्टी होना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, बट उसको बायोलॉजिस्ट लेके चलते हैं इंटरब्रीडिंग। असेक्सुअली में तो कोई इंटरब्रीडिंग नहीं चाहिए, खुद से ब्रीडिंग हो गया तो वो भी क्या जीव नहीं, उनका क्या पॉपुलेशन नहीं काउंट करेंगे, उनका भी तो काउंट करेंगे। तो एक्सेप्शन टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके चले, ठीक है, समझ में आ गई? कम्युनिटी किसको बोलेंगे? आप बताओ क्या बताए? वेरी गुड। इसमें ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में के कम्युनिटीज करेक्ट है या उसमें कुछ सुधार करें? हाँ कोई बता। टाइम इसमें नहीं चाहिए, टाइम नहीं चाहिए। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीशीज की होनी चाहिए, है ना? माने एक अपने एक फॉरेस्ट में गए तो एक फॉरेस्ट में चींटी भी है, डियर भी है, बहुत चूहे भी हैं, सांप भी बहुत सारे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप फॉरेस्ट में जाओगे तो चींटी एक कोने में बैठे होंगे आपको नमस्ते करने के लिए, है ना? ऐसे तो नहीं होंगे। दे आर इंटरमिक्स्ड ऑर्गेनिज्म की खिचड़ी पक्का होगा। तो और एक जगह पर वहाँ के एनवायरनमेंट ने जिन जिन को परमिशन दे रखा है या जिन जीवों ने वहाँ एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को सेटअप किया है, वही जीवों का मिला हुआ एक खिचड़ी होगा वहाँ पर। सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को काउंट करना है, नॉन लिविंग सॉइल मिट्टी को नहीं काउंट करना है। एक जगह रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रुप जितने वैरायटी के हो उन सबको मिला के बोलते हैं बायोटिक कम्युनिटी। इकोसिस्टम को बोलेंगे, इकोसिस्टम को बोलेंगे। हम बोल कोई बात नहीं, जो गलत सलत तो होती रहती है, जिसका कभी गलत नहीं होता उसका कभी सही नहीं होता। गलत नहीं करने वाले तो सही कैसे होगा? बोलो। वेरी गुड। तो इनकी कहना है कि एक जगह कि मेरे को माइक में बोलना उचित है क्या? अच्छा, तो एक्चुअली
इन्होंने बोला कि एक बायोटिक कम्युनिटी को हम इकोसिस्टम कब बोलेंगे। इकोसिस्टम उन्होंने कहना है कि एक जगह जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो आपस में कैसे संबंध करते हैं, मतलब प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप, एक दूसरे को खाता मेटिंग करता है, ये सब की रिलेशनशिप को इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में ये चीज़ होता है, बट इकोसिस्टम क्या होता है, बायोटिक कम्युनिटी को जिंदा रहने के लिए अबायोटिक कंपोनेंट के साथ रिश्ता रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। किस मामले में, बस मटेरियल के मामले में, एनर्जी के मामले में। एवरी बायोटिक कम्युनिटी को सरवाइव करना है तो मिट्टी, एटमॉस्फेयर, सनलाइट, इन सब के साथ एनर्जी और वस्तुएं लाना भी पड़ेगा, देना भी पड़ेगा, बोथ वर्ड, तब जाके वो इकोसिस्टम हो जाएगा। इकोसिस्टम वाली टॉपिक आएगी नेक्स्ट क्लास में, हम उसको डिटेल में जाके समझेंगे। अब इस टॉपिक में, इस चैप्टर में और क्या क्या बातें हमें करना है। एक तो पॉपुलेशन किसी भी जगह के हमने डिफाइन कर लिया बढ़िया से। क्या वो पॉपुलेशन स्थिर होता है, स्टेबल है क्या? पिछले महीना काउंट करके आए थे जितना, इस महीना भी जाएंगे उतना मिलेगा क्या? चेंज होगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। कौन कौन फैक्टर पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं? नए बच्चे पैदा हो गए तो बढ़ जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? बर्थ रेट। बर्थ रेट होगा तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अच्छा, दूसरे पॉपुलेशन से उड़ के, चल के, मूव करके कुछ ऑर्गेनिज्म आ गए साइबेरिया से, तो बर्ड्स आ जाते हैं ना हमारी चिलिका में, तो माइग्रेट करके जब आ जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल माइग्रेशन में एमिग्रेशन भी आता है, इमिग्रेशन भी आता है। एमिग्रेशन ई से स्टार्ट है, इमिग्रेशन आई से स्टार्ट है। तो बताओ, एक पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए ई वाला एमिग्रेशन चाहिए या आई वाला इमिग्रेशन चाहिए? आई माने इन होना, आई माने इन होना, तो आई से क्या होगा? पॉपुलेशन में आएंगे। ई माने एग्जिट होना, ई माने एग्जिट होना, तो एमिग्रेशन का मतलब उस पॉपुलेशन से बंदे जब दूसरे जगह चले जाएंगे। समझ में आ गई? तो पॉपुलेशन में क्या होगा? नए बर्थ हो गए होंगे और दूसरे पॉपुलेशन में आई वाला इमिग्रेशन हो गया होगा तो बढ़ गए। मर भी गए होंगे, डेथ रेट, और चले गए होंगे, माइनस कर दोगे तो पॉपुलेशन में वो परिवर्तन पता चल जाएगा। अच्छा, कुछ बातें ऐसे हैं, कई बार उसमें नीट में भी क्वेश्चन आया है, ऐसा कुछ गुण है बेटे, अब बोर तो नहीं हो गए, थक तो नहीं गए सब, हाँ, स्ट्रेस भी नहीं आ गए, ये पता नहीं क्यों इतना पढ़ाने लग गए, आज पहले दिन था, हाँ नहीं, अरे पहले दिन था, नाम पता करना था, कौन सी जिले से कौन आया था वो करना था, हाँ, पढ़ाने लग गया, हाँ नहीं, परेशानी तो नहीं हो गई? ठीक है, देखो नाम पता भी कर लेंगे तो तब भी मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। तो सच्ची रिश्ता तो भावनाओं की होती है ना, तो मेरे भावनाएं सबके लिए तो इक्वल है, सब स्टूडेंट है और आपके लिए हम टीचर हैं, है ना। तो नाम में पता भी कर लूँगा तो मैं भूल भी जाऊँगा, ठीक है। सब बढ़िया है, सब अच्छे हैं, ठीक है। तो मेरे कहने के मतलब ये है कि पॉपुलेशन कुछ गुणों को दिखाता है जो एक इंडिविजुअल नहीं दिखा पाता, उस पॉपुलेशन का मेंबर होकर भी। मतलब पॉपुलेशन किससे बना? इंडिविजुअल मेंबर से। जो गुण मेंबर के पास नहीं था पॉपुलेशन के पास आ गया। भाई चीनी से बना लड्डू, चीनी में मीठा नहीं था, लड्डू मीठा हो गया, ऐसे कैसे पॉसिबल है? वो कह रहा है कि ऐसा कैरेक्टर जो इंडिविजुअल शो नहीं कर रहा है बट पॉपुलेशन शो कर रहा है, उसको कहते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन उसमें नीट में आता है, लिख देगा ABCD, इनमें से कौन सा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है या नहीं है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन माने पॉपुलेशन क्या कैरेक्टर शो कर रहा है, समझ में आ गई? तो उसमें क्या क्या आता है पता है? हाँ, वेरी गुड। देखो पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन में क्या आता है? बर्थ रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट को और क्या बोलते हैं? नेटलिटी रेट। डेथ रेट को क्या बोलते हैं? मोर्टालिटी रेट, रेट लिखना है ना, रेट। और एज स्ट्रक्चर और सेक्स रेशो और पॉपुलेशन डेंसिटी
पॉपुलेशन डेंसिटी को पॉपुलेशन साइज भी बोल सकते हैं। एक व्यक्ति का बर्थ रेट होगा या बर्थ डेट होता है? आप लोगों की बर्थडे होता है या आपको ऐसा होता है कि साल में 3 बार पैदा होना, ऐसा होता है? एक ही होता है ना। तो एक व्यक्ति का बस एक बार बर्थ डेट होता है, बर्थ रेट नहीं। बर्थ रेट होता है 1000 व्यक्तियों में साल भर के अंदर या 1000 बैक्टीरियाओं में से 20 मिनट के अंदर कितने नए पैदा हुए, वो रेट है। तो बर्थ रेट पॉपुलेशन में संभव है, व्यक्ति में संभव नहीं। ऐसे ही डेथ रेट, ऐसा होता है कि हम 5 साल में 3 बार मर गए, ऐसे होता है? ऐसे नहीं होता। क्यों बोलते हैं फिर यार आज तो काम करके मरी गई, ऐसे बोलते नहीं? मम्मी बोलती है ना, आज तो इतना काम कर गई मर गई। मम्मी तो मरते हैं। तो इसलिए व्यक्ति का डेथ हो सकता है लेकिन डेथ रेट नहीं। डेथ रेट मतलब इतने इंडिविजुअल में साल भर के अंदर कितने मरे। उसमें आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया, एक तालाब में 20 लोटस प्लांट थे और 1 साल के बाद 8 लोटस प्लांट नया बन गए। ठीक है, कितने थे? 20 लोटस प्लांट थे पहले पॉन्ड में और 8 नया ऐड हो गई साल भर के अंदर। तो इसकी बर्थ रेट कितना है? 8/20, 0.4, 8/20, 0.4। समझ में आ गई? तो पॉपुलेशन में बर्थ रेट भी होगा, डेथ रेट भी होगा। इंडिविजुअल की नहीं होगा बेटा, इंडिविजुअल का तो खाली एक बार बर्थ, एक बार डेथ। ठीक है, ऐसे ही एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर मतलब रिप्रोडक्टिव एज से पहले बच्चे कितने हैं जिनको रिप्रोडक्टिव फीचर्स नहीं आई है, दे कैन नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस। जवान नहीं हुए हैं जो, जिसको जुवेनाइल फेज बोलते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव फेज में आ गए वो, और जो सीनेंसिस फेज, एज हो गई, बुढ़ापा आ गई, अब रिप्रोडक्शन की लायक नहीं बचे। तो वो 3 एज ग्रुप पॉपुलेशन में होता है। तो पॉपुलेशन की वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। मान लो उसमें प्री रिप्रोडक्टिव वाले पोस्ट बूढ़े लोगों से ज़्यादा है, वो पॉपुलेशन की ऐसे ट्रायंगुलर पिरामिड बनता है एज स्ट्रक्चर, वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। जिसमें बूढ़े लोग ज़्यादा है यंग और उसमें, तो वो नियर फ्यूचर में घटने वाला है। ठीक है, और जिसमें सब कुछ इक्वल टाइप का रहता है उसको हम क्या बोलते हैं कि वो स्टेबल पॉपुलेशन है। सेक्स रेशो कितना है बेटा? कितने मेल कितने फीमेल है, समझ में आ गई? क्योंकि फीमेल ही तो डिसाइड करेगा पॉपुलेशन की वो ग्रोथ का, रिप्रोडक्शन का। ठीक है, मेल मान लो बहुत ज़्यादा हो जाए, फीमेल की संख्या कम हो जाए, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। तो फीमेल होनी चाहिए, मेल टू फीमेल रेशो। तो ये सारे फीचर। अच्छा, दूसरी बात है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। माइक्रोब्स की केस में हम लोग उसमें स्केल जो नापने वाली मिलीमीटर वाली स्केल होता है उसमें मेजर करते हैं। स्ट्रेट बैठो बेटा। तो क्या है, मिलीमीटर वाली चीज में हम मेजर करते हैं। तो आपकी बुक में तरह तरह की मेजरमेंट बताए। कुछ जगह पर हम एब्सोल्यूट काउंट कर सकते हैं कि नंबर काउंट करके कितने लोग हैं, कितने मैंगो ट्री है, कितने बैनियन ट्री है, समझ में आ गई? लेकिन जैसे एक लेक में कितने मछली हैं तो क्या हम काउंट कर सकते हैं डायरेक्टली? तो हम क्या करते हैं, 10 बार 20 बार हमने नेट डाल के वो फिश को पकड़ते हैं, काउंट करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, काउंट करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तल के खाते नहीं। ठीक है, तो फिर 10 बार 20 बार जो नंबर आया उसके एवरेज ले लेते हैं। तो वो एवरेज हम लेते हैं ताकि इनडायरेक्टली हम उसको काउंट करते हैं। अब कहते हैं कि जंगल में टाइगर कितना है, कैसे काउंट करोगे बेटा? जाके नहीं कि टाइगर में आ जाओ भैया, ऐसे नहीं, अटेंडेंस नहीं। कैसे करोगे बेटा? टाइगर जाते हैं, उनकी है ना पूरा फैमिली एक झुंड में होता है, तो उनकी पग मार्क्स होती हैं, फेकल डिपॉजिट जहाँ सुसु पट्टी की है वो भी मार्क्स वगैरह होती है, तो उन सब का हम काउंट करते हैं। समझ में आ गई? अच्छा, वो कह रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, जिसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं, वो हमेशा पॉपुलेशन की स्थिति को नहीं बताता। हो सकता है पार्थेनियम ग्रास, छोटा ग्रास 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 200 हो, ठीक है, और 1 किलोमीटर स्क्वायर में एक बैनियन ट्री 2 हो, तो हम तो नंबर काउंट करेंगे, बैनियन ट्री का पॉपुलेशन छोटा है, वो क्या इफेक्ट करेगा? अरे बैनियन ट्री छोटा, नंबर में कम होने से कुछ नहीं है, वो वैसे इतना बड़ा है।
तो वो वहाँ के एनवायरनमेंट को ज़्यादा प्रभावित करेगा देन पार्थेनियम ग्रास। तो इसीलिए नंबर हमेशा एनवायरनमेंट में पॉपुलेशन का स्थिति को नहीं बताता। कई बार बायोमास, कैनोपी माने ट्री कितने एरिया में फैला हुआ है, वो सब पॉपुलेशन की स्थिति को, सिचुएशन को एनवायरनमेंट में बताता है। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल आपने डिसाइड जो पढ़े हो, दो प्रकार के होते हैं कि एरिथमेटिक ग्रोथ मॉडल और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, है ना। एक एरिथमेटिक ग्रोथ मॉडल पढ़े हो और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल पढ़े हो। एरिथमेटिक ग्रोथ मॉडल क्या पढ़े हो कि या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल उसको बोलते हैं, जियोमेट्रिक ग्रोथ मॉडल। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? ग्रोथ मॉडल दो प्रकार के, एक है जियोमेट्रिक, एक है लॉजिस्टिक, है ना। तो जियोमेट्रिक कब होती है? जियोमेट्रिक ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ मॉडल का मतलब क्या समझा? क्या है? एक पॉपुलेशन जो आगे बढ़ेगा या कम होगा जो भी है, उसकी तरीका क्या है। जैसे समझ में आया कि जैसे आप यहाँ से कहीं मार्केट जा रहे हो, किस साइकिल में जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, आपके वे कैसे। तो ऐसे ही एक पॉपुलेशन मान लो ग्रो कर रहा है, चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग, बट उसकी वे कैसे, उसकी दो तरीके की वे आपकी इकोलॉजी में डिस्कस किया गया है, एक जियोमेट्रिक वे और एक लॉजिस्टिक वे। ठीक है। तो इधर हम टाइम ले लिया, यहाँ पॉपुलेशन की साइज ले लिया, ठीक है। और ग्राफ मान लो ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो तो वो ग्राफ ऐसे जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी ग्राफ? जे शेप्ड ग्राफ, है ना। तो इसकी ग्रोथ को हम इक्वेशन में कैसे डिफाइन करते हैं? आर एन, है ना। आर कहाँ है? R इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। R को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है। तो ये जो इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कहते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ को, ये पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। कब? जब पॉपुलेशन को रहने के लिए ज्यादा की अभाव ना हो, स्पेस और न्यूट्रिशन, ये दो ही चीज की झगड़ा है सारे पूरी नेचर में और सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में झगड़ा किन बातों का है? रहने के लिए स्पेस और खाने की न्यूट्रिशन की झगड़ा है। समझ में कि कंपटीशन, झगड़े का मतलब कंपटीशन, स्पेस एंड न्यूट्रिशन। जब किसी स्पीशीज के लिए स्पेस अनलिमिटेड हो बेटा, स्पेस और फूड भी अनलिमिटेड हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन कभी कोई न्यू जगह पे, नई एरिया पे कोई बाहर से माइग्रेट करके कोई ऑर्गेनिज्म आ गया और वहां पर उसको थोड़े दिन के लिए लगने लगा कि यहां तो मेरा कोई दुश्मन नहीं था, भी नहीं प्रेडेटर वगैरह, कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं था। कंपटीशन तो ज्यादा खुद की इंडिविजुअल के बीच में होता है ज्यादा। आपकी कंपटीशन नर्सरी वाले बच्चों के साथ होता है क्या? आपकी तो आपस में होगी ना, समझ में आ गई। तो खुद की कंपटीशन हो तो अभी इतने सारे ऑर्गेनिज्म वहाँ उन्होंने पैदा ही नहीं किए, तो कंपटीशन भी वहाँ पर कम है और प्रेडेटर भी नहीं है, खाने वाले डराने वाले। तो इसलिए उनको लगने लगा कि मेरा तो यहाँ कोई दुश्मन नहीं है और मेरे को यहाँ बहुत सारे जगह पड़ा है, बहुत सारे खाना पड़ा है। तो इसीलिए थोड़ी दिन के लिए उस ऑर्गेनिज्म एक्सपोनेंशियली बढ़ता चला गया, जो कि एनवायरनमेंट में परमानेंट कंसेप्ट नहीं है।
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमेशा नहीं पॉसिबल है, बट कभी कभी कोई एलियन स्पीसीज किसी न्यू जगह पे आ गया, और अब फिर आपके मन में प्रश्न आता है कि हम लोग ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल कैसे कर दिए? ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ ना, तो कैसे हो गए? डबल ट्रिपल हो गया, जिसको हम नहीं, हमारे आपस में इतनी ज्यादा हो गई तो कंपटीशन होना है। तो कंपटीशन के लिए हमने क्या किया? हमने स्पेस मैनेजमेंट करे, घर के ऊपर घर बना के वैसे रह रहे। कोई ऑर्गेनिज्म अपने लिए घर नहीं बनाता, हम लोग बना रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग पढ़ के कैसे कम जगह पे ज्यादा लोग रह लेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग हम प्लान करते हैं ताकि वो स्पेस की झगड़े को कम करे। तब भी एक एक इंच जमीन में वाई वाई पे कंपटीशन हो जाता है, होता है कि नहीं? लेकिन हमने काफी हद तक मैनेज किया, इसलिए बढ़ा। अच्छा, कोई अपने लिए खाना हुआ था क्या? टाइगर अपने लिए डियर का खेती करता है? एग्रीकल्चर फार्मिंग नहीं करता, लेकिन हम करते हैं अपने लिए फार्मिंग, क्योंकि फूड का भी जो प्रॉब्लम है उसको भी हम फार्मिंग करके सॉल्व करते हैं। दो ही चीज की तो झगड़ा, स्पेस एंड न्यूट्रिशन, उसको हम लोग टेक्निकली मैनेज करते हैं, इसीलिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हैं। समझ में आ गई कि लेकिन प्रकृति में वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये ऐसे ग्राफ हो जाएगी जैसे कर्व, लेकिन ये वास्तविक नहीं है, ये थोड़ी दिन के लिए कभी पॉसिबल है। अच्छा, इस ग्राफ में दो बिंदु के बीच में कितना ग्रोथ हुआ जानना है तो ये इक्वेशन समझ में आ गई। पूरी ग्राफ ऐसे बनती है इस इक्वेशन के बेसिस पे, dn/dt मतलब चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज एट पर्टिकुलर टाइम, वो होगा r होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज उस पॉपुलेशन का, माने गोटे पॉपुलेशन सही जगह अच्छी, सही जगह बहुत प्रकार पॉजिटिव फैक्टर भी प्रभावित करुछंती, नेगेटिव फैक्टर भी प्रभावित करुछंती, ता भीतर से स्ट्रगल करी करी बढ़ी जाए। तो सही सब फैक्टर थाई के से जेति की बढ़ी जी सही परिस्थिति रे से बढ़ीबाटा को आर को आर टा तणु करी बर्थ रेट, सही परिस्थिति रे बर्थ रेट सेतरे पॉजिटिव फैक्टर भी 5टा थी और नेगेटिव फैक्टर भी 3टा थी कि 4टा थी। सही सिचुएशन भीतर से बढ़ी बर्थ करी और डेथ भी करी, तो सही परिस्थिति समय रे बर्थ रेट माइनस डेथ रेट होची आर, बुझे ना? से गोटे पॉपुलेशन रो आर वैल्यू, सही पॉपुलेशन अलग जगह वैल्यू अलग बा सही एरिया रे परिस्थिति तमे बदली दबो तार आर वैल्यू का परिवर्तन। तो आर वैल्यू पॉजिटिव मींस पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, आर वैल्यू नेगेटिव मींस पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग, आर वैल्यू 0 मींस पॉपुलेशन इज स्टेबल। समझ में आई? तो ऐसे ही जो लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ रियलिस्टिक ग्रोथ, क्योंकि आपको पता है क्या कि पॉपुलेशन अनलिमिटेड ग्रोथ तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें लिमिटेशन आएगा, तो वो लिमिटेशन को हम बोलते हैं के। तो पॉपुलेशन मैक्सिमम को के तक बढ़ने के बाद यहीं पर फ्लक्चुएट होती रहती है, इसको बोलते हैं एस शेप कर्व, एस शेप कर्व कहते हैं, सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। ये लॉजिस्टिक वर्ल्स्ट लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल कहते हैं। इसमें dn/dt इज इक्वल टू Rn k माइनस n/k, ये k यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी, ये उसकी इक्वेशन। k यहाँ पर क्या है? k मीन्स कैरिंग कैपेसिटी। बुझेला? ये जो लॉजिस्टिक या वर्ल्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल आम चर्चा करुचे सेटा कौन ना, सेटा होची वास्तविक गोटे पॉपुलेशन गोटे जगह रे केते मैक्सिमम ग्रोथ करि पारिबो। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल तमे पढ़िथिलो सेटा तो अवास्तविक कथा, केबे को जीवंक जीवन रे किछि स्वल्प समय पई सेटा आस जाई पारे। बुझेला कि नहीं? ताहले गोटे पॉपुलेशन गोटे जगार मैक्सिमम केते बाट पर्यंत बढ़ी पारिबो? अनिश्चित पर्यंत बढ़ी पारिबो नाही, गोटे निश्चित सीमा पर्यंत ही बढ़ी पारिबो। से निश्चित सीमा रेखाटा सही परिस्थिति जो सृष्टि होती ताकू कहती से जगार क्यारिंग कैपेसिटी, धारण से जगार कैपेसिटी से पॉपुलेशन टाकू धारण करिबार केते मैक्सिमम धारण करिबो। पॉपुलेशन सही मैक्सिमम लिमिट पर्यंत ग्रो कला परे आउ साडू को बढ़ी पारिबो नै, सेठी फ्लक्चुएट करिवो टिके, कने वर्ष रे को मासटा ता पई भलो थिवो, सीजन थिवो, मौसम थिवो, टिके अधिका पिला छुआ जन्म करिवो, को मासरे टिके दुर्बल रो मर जिवे, सेठी फ्लक्चुएट करिवो।
जे पर्यंत कोटी बहुत बड़ कैलामिटी तोफान फोफान आसिक मरी न जाइए बुझेगा ताहले नॉर्मली पॉपुलेशन कर ग्रोथ कर्व केमिति आसीबो एस शेप रे आसीबो बुझेले कि नहीं मु विगत 25 वर्ष धरी नॉर्थ इंडिया रे थिली दिल्ली हरियाणा जम्मू काश्मीर से सब जगह पढ़ुली 1.5 वर्ष है भुवनेश्वर आसी 2 वर्ष है तो टिके मोर टे असुविधा रही मैंने ओडिया पूरा फ्लो रे मुझे पारनी आप तो मैंने सहित कहबी ये किंतु पढ़ेवा फ्लो रे नॉर्मली टिके हिंदी इंग्लिश टे रही जाइए सेटा गोटे खराब भावनी मुझे धीरे धीरे सुधारुची तो मुझे पढ़ेवा पुणी आरंभ करी जोटा डिफिकल्ट थी कहले मुझे करदेवी मैंने 25 वर्ष गोटे जीवन अलग जगह पढ़ेबार ग्रेजुएसन पर्यंत ओडिशा पढ़ी किंतु तापर गोटे अभ्यास हो जाती पढ़ी तेणुक 2 वर्ष भितर जी प्रोग्रेस करी भूली जाइली बहुत ओडिया बुझेगा नॉर्मल कथबार्ता नुह पढ़ार जो शब्दावली ना सेटा टे ओडिया टे फ्लो टे कमी जाता बुझेगा जदि किसी की न बुझिपारे बारंबार पचारे द्वितीय थर पचारे भी कहीदेव बुझेगा ताहले आम कौन बुझे कि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल वो क्या होता है कि वो एक लिमिट तक जाके रुक जाएगा वो लिमिट को हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी एक सिचुएशन में कैरिंग कैपेसिटी अलग होगा अच्छा कैरिंग कैपेसिटी कि जितना कैपेसिटी है माने को जंगल रे गोटे कैरिंग कैपेसिटी अच्छी बाघ मानकर मैक्सिमम 8टा बाघ से जंगल संभाली पार जंगल संभाले माने से हिसाब से खाद्य पदार्थ को जोगेबार अच्छे ना से 8टा बाघ हूँ से जंगल कैरिंग कैपेसिटी बाघंकर कैरिंग कैपेसिटी 8टा 8 रु जदि कम रहा आम कह कैरिंग कैपेसिटी कम अच्छी एवं से पॉपुलेशन आगु को बढ़ी पारे जदि 10टा बाघ आनी तुम छाड़ी देच कौटू भूल रे कैरिंग कैपेसिटी 8 अच्छी 10 छाड़ी देच ताने से डिक्लाइन कर से जंगल में किसी क्षति कर निज भितर क्षति कर से पॉपुलेशन कमिब बुझेगा आउ मैक्सिमम पॉपुलेशन केतेबेले मैक्सिमम रेट केबे थाए जेतेबेले से पॉपुलेशनटा तार से एरिया रो कैरिंग कैपेसिटी रो 50% लेवल आसी जाए सेतेबेले तार ग्रोथटा मैक्सिमम थाए तुम कह कम थिला बेले तो बेसी स्पीड हवा कथा कहीं बेसी गैप अच्छी नहीं कम थिला बेले कहीं जीव ही कम अच्छे तो पिला केम जन्म करिए तेणुक मिनिमम 50% पर्यंत आसीगला मैक्सिमम स्पीडटा आसीज ग्रोथर पुणी जिते बढ़ी चलिए पुणी कहीं कैरिंग कैपेसिटी सीमित हो धीरे धीरे स्टॉप हो तो स्टार्टिंग रे स्लो एंड रे स्लो मझे फास्ट हो जाए माने ये जो एस से ये फास्ट हो पॉपुलेशन पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हो कहीं जीव ही स्लो अच्छा कम अच्छा इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जो पैदा करने वाले और यहाँ स्लो हो जाएगा क्योंकि यहाँ कैरिंग कैपेसिटी आ गई मैंने जी लोग रहा कथा से चेयर मैंने भर्ती होगा चेयर रही जगह नहीं प्रश्न लगुच किसी प्रश्न पचार नहीं बुझी बुझीपु ना अरे बुझीपार कि नहीं खाली हाँ हाँ मार मिछ कह हाँ हाँ मार दौच कि हाँ बुझीगला ये छोट बहुत इजी चैप्टर ना किंतु यह हूँ कथा इजी चैप्टर भाविक न पढ़े से भूल भाल हो बुझीपार मेन हूँ एग्जाम्पल इकोलोजी जम बही जिते एग्जाम्पल देती से सब तुम मन रहा दरकार प्रति चैप्टर 15टा खंड एग्जाम्पल मन रही अच्छी बुझीपार तापर कौन है ये ग्रोथ मॉडल पर टॉपिक आमर डिस्कशन कौन करा पॉपुलेशन इंटरेक्शन ग्रोथ कैरिंग कैपेसिटी पाखु आसिक रही जदि कौन सी एनवायरमेंटल पॉजिटिविटी नेगेटिविटी आसे से हिसाब से पॉपुलेशन साइजटा से ऊपर तल हो चलो जदि बहुत जैसे वोल्कानिक या तोफान या किसी एमती आसला कि मरीगले अकाल पड़ा मरीगले सेटा तो अलग कथा सेटा सब पॉपुलेशन अन्य माने भी मरले माने हरिण भी मरीगले बेमार रे बाघ भी मरीगले सेटा अलग कथा किंतु जदि से नेचुरल किसी कैलामिटी आसीनी किसी दुर्घटना आसीनी ताले पॉपुलेशनटा से कैरिंग कैपेसिटी आसी जस्ट से ऊपर तल हो चले बुझिपार ताहले पॉपुलेशन इंटरेक्शन कौन नेचर रे दुई जन स्पीसीज भितर कौन संबंध सब जेनेरेट होता है सेटा को कहते पॉपुलेशन इंटरेक्शन स्पीसीज ए आउ स्पीसीज बी भितर आउ स्पीसीज बी भितर कौन सब इंटरेक्शन हो पारे गोटे हूँ प्रेडेशन प्रेडेशन में कौन हुए
मैं जड़ को हानि हुए, प्रे को हानि हुए, प्रेडेटर को लाभ हुए। जड़ को हानि, जड़ को आ गोटे कौन पैरासिटिज्म रे मध्य जन को हानि हुए आउ जन को लाभ। आउ कंपटीशन दी जन को हानि हुए आउ कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म रे जन को फायदा हुए आउ जन को किसी फर्क पड़े ना। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म रे दी जन को फायदा हुए आउ गोटे एमेंसलिज्म जन को किसी हुए ना फायदा हुए, जन को लॉस हुए और जन को किसी फर्क पड़े नहीं एमती। अच्छा, वन इज बेनिफिटेड वन इज हार्म, नो। एमेंसलिज्म रे कौन भूली जाए। एमेंसलिज्म रे कौन हुए, जन को किसी फरक पड़े ना आउ जन को हानि हुए, जोटा मुझे कही ठीक अच्छे। जन किसी फरक पड़े आउ जन को हानि हो जाए, बुझिपार। ताहले प्रेडेशन रे हमको को पॉइंट क्यों पॉइंट को मन रखार अच्छे। प्रेडेशन रे कौन हुए, जो प्रेडेटर अच्छी से प्रे को खाई जाउछि, तो प्रेडेटर होची आमर शत्रु। हाँ, प्रेडेटर आमर शत्रु को नहीं हो, शत्रु ना नहीं। प्रेडेटर क्योंकि प्रे को खा लेता है, प्रेडेटर दुश्मन है या अच्छा है नेचर के लिए? प्रेडेटर इज विलेन और साधु। और जब प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप बेटा दिमाग में आए तो कौन सी एग्जाम्पल दिमाग में आता है? लायन ईटिंग डियर। गाय घास खाती है, बकरी पत्ते खाती है, क्या वो प्रेडेशन है? आपकी बुक कह रहा है वो प्रेडेशन है। ध्यान में रहे, प्लांट्स की हर्बिवोर जो खाते हैं प्लांट्स का, दैट इज ऑल्सो प्रेडेशन। ठीक है, तो पार्शियली या पूरा ऑर्गन प्रे को मारना और उसको न्यूट्रिशन के लिए संबंध स्थापित करना वो प्रेडेशन है। प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप बेटा नहीं होता तो प्लांट ने जो खाना बनाया फोटोसिंथेसिस में, वो बायोमोलिकुल अंतिम व्यक्ति तक, जंगल में, फॉरेस्ट में, लेक में, ओशन में वो नहीं जा पाता, क्योंकि प्लांट ही तो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर सकता है, बाकी तो कोई नहीं कर सकता। तो बाकी लोग कैसे जीते? फूड चेन कैसे एस्टेब्लिश होता? एनर्जी कैसे फ्लो होता? वो तो प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप की वजह से हो पाता है। तो प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप एनर्जी और मटेरियल की डिस्ट्रीब्यूशन में रोल प्ले करते हैं, तभी इकोसिस्टम सर्वाइव करता है। एक तो समझ में आ गई। अच्छा, प्रेडेटर ना रहेगा तो प्रे के लिए अच्छा है क्या? थोड़ी देर के लिए मान लो प्रेडेटर ना रहे तो इज इट ए गुड न्यूज फॉर प्रे? क्यों नहीं है? हाँ, बता रही है तू नहीं, आप बता रहे हो कि बेटा। अच्छा, प्रेडेटर नहीं रहा तो क्या प्रे के लिए अच्छी बात है? अच्छी बात है, हाँ ये तो अच्छी बात है। पेरेंट्स ना रहे घर में तो ज़्यादा रहता है, अच्छी बात है। इंस्टाग्राम भी चला सकते हैं, व्हाट्सएप भी चला सकते हैं, है ना। तो आपकी कोर्स कह रहा है कि प्रेडेटर ना रहे तो प्रे के लिए ज़्यादा मुसीबत आ जाता है। क्यों ना? प्रे जो है अनकंट्रोल्ड ग्रो करने लग जाता है, और अनकंट्रोल्ड ग्रो करना नेचर के लिए भी हानिकारक होता है। ऑस्ट्रेलिया की रेंज लैंड में, ग्रास लैंड में प्रिकली पियर कैक्टस
एक कैक्टस नहीं, एक सिजू कैक्टस, सिजू कहते ना कैक्टस, गोलाकार जो कैक्टस है, पियर शेप का कैक्टस, वो ऐसे ही ऑर्नामेंटल पर्पस में सजावट के लिए ग्रो किया गया था। लेकिन उसकी प्रेडेटर के बारे में इकोलॉजिस्ट नहीं सोचे थे। वो इतना ज़्यादा ग्रो करने लग गया, केमिकल स्प्रे करके, पेस्टिसाइड डाल के, हल चला के, काट के, वो ठीक नहीं हुए, वो कंट्रोल में नहीं रहे। तो इकोलॉजिस्ट को बुला के पूछा गया कि भाई इसको कंट्रोल कैसे करें। तो इकोलॉजिस्ट उस प्रिकली पियर कैक्टस की हैबिटेट में जाकर अध्ययन की, स्टडी की, रिसर्च की। वो पता लगा है कि मॉथ होता है, मॉथ है ना, मॉथ नहीं होता काला बटरफ्लाई, बटरफ्लाई से सेपरेट, मॉथ से सेपरेट। तो वो मॉथ होता है, वो कैक्टस की रस पी लेता है तो भी कैक्टस की ग्रोथ कम होता है। उस मॉथ को लाकर वहां पर छोड़ा गया, तब जाके उसको कंट्रोल कर पाए। मतलब प्रेडेटर जो काम कर सकता है वो बाकी कोई कर नहीं सकता। अमेरिकन, साउथ अमेरिकन कोस्ट में, एक आपकी बुक की एग्जांपल बता रहा हूं, इन्हीं में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं मन से कोई भी एग्जांपल नहीं बता रहा हूं। तो अमेरिकन सी कोस्ट में एक इंटरटाइडल एरिया, माने पहाड़ों के बीच में घेरा एक छोटा सा एरिया जहां समुद्र की पानी रेस्ट्रिक्टेड हो, है ना। तो वहां पर उन्होंने एक प्रेडेटर पिसास्टर, स्टारफिश पिसास्टर, उसको वहां पर स्टारफिश को रिमूव कर लिया गया। प्रेडेटर तो दुश्मन, उनको हटा लिया। जब हटा लिया, जो प्रे पॉपुलेशन नहीं थे, वो इनवर्टिब्रेट्स थे, वो आपस में लड़ लड़ के 10 प्रे मर गए कि मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा। तो प्रेडेटर प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है, नहीं तो प्रे में से जो दादागिरी करने वाला होता है ना, वो गरीब वाले को मार ही देगा। तो प्रेडेटर रहता है, दादागिरी प्रे में किसी को चलने नहीं देता, जो दादागिरी करे उसी को 2 पकड़ के खा लेगा। तो बड़ा वाला भी जीता है, छोटा वाला भी जीता है। तो इसका मतलब प्रेडेटर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेंटेन रखने में रोल प्ले करता है। मतलब इतने विविधताएं देख रहे हो ना प्लांट एनिमल, ये प्रेडेटर की वजह से, समझ में आ गई। तो बायोडाइवर्सिटी मेंटेनेंस में प्रेडेटर का रोल है। अच्छा, प्रेडेटर की वजह से कई प्रे पॉपुलेशन में कैमोफ्लेज और मिमिक्री नामक गुण आती है। कैमोफ्लेज मतलब एक ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट की कंडीशन के जैसे रंग रूप ले लेता है ताकि दूर से ना दिखे। पोलर बियर सफेद दिखता है ताकि दूर से ना पता चले, उसको कैमोफ्लेज कहते हैं। मिमिक्री उसको कहते हैं जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह चिल्लाए, आवाज करे या कुछ करे ताकि उसकी प्रेडेटर डर जाए या घृणा करे। 2 तरह की, समझ में आ गई। मेरे प्रेडेटर मेरे को खाने आ रहा है, वो देखा नहीं, वो दरवाजे के बाहर है, वो सोचा कि मैं बकरी हूँ, वो आ गया खाने के लिए, मैं बकरी हूँ। मेरे पास रिकॉर्डिंग में दूसरे टाइगर की आवाज़ है, तो मैं वो सुना दिया मिमिक्री करके। मिमिक्री नहीं होती, मिमिक्री आर्टिस्ट। तो मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, मैं ऐसा बकरी हूँ जो मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। तो मैंने बकरी हूँ लेकिन मैं ना करके गुराया उसको टाइगर की तरह। तो वो सोचा कि और बड़ा टाइगर है, वो डर के मारे चला गया। तो ये है मिमिक्री। या तो ऐसे बदबू फैला दिया तो उसको लगा कि ये टेस्टी खाना नहीं है, वो वैसे चला गया। तो घृणा करके चल जाए या डर के चले जाए, वो मिमिक्री हो गई। इसमें आपकी एग्जाम्पल है मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई ने क्या किया सर, कब तक है क्लास? 11:15 तक है ना, ठीक है, 11:15 तक है क्लास ना, कब तक है? 11 बजे तक, ठीक है। और 15 मिनट है ना हमारे पास, ठीक है, मैं इसको माइंड अप कर लूँगा इसमें। तो हमारे पास क्या है मामला भाई कि मोनार्क बटरफ्लाई की एग्जाम्पल आपकी बुक में है, जो कैटरपिलर की स्टेज, आपको पता है ना कैटरपिलर जोंक जैसा जो होता है कैटरपिलर, वही बड़ा होकर लार्वा से बटरफ्लाई होता है। वो कैटरपिलर की स्टेज में एक ग्लूम एक प्लांट को खा लेता है, उसके पत्ते में कड़वापन होता है। वो बटरफ्लाई स्टेज में जब उड़ता है तो वो कैटरपिलर अवस्था में जो प्लांट को खाया था उसकी जो डिसटेस्टफुल केमिकल अपने शरीर में जमा किया था, उसकी वजह से उसको लिजर्ड्स वगैरह खाने में कतराते हैं, बोलते हैं इसको खाएंगे तो मुंह खराब हो जाएगा। ऐसे नहीं होता कई बार कि खट्टा खा लिया तो वो फिर दिक्कत हो जाती है ऐसे, तो इसीलिए वो डिसटेस्टफुल हो जाता है। तो ये आपकी बुक की एग्जाम्पल है कि मोनार्क बटरफ्लाई कैटरपिलर की अवस्था में ऐसे प्लांट को खा लेता है ताकि उसके शरीर में कुछ टॉक्सिन्स जमा हो जाए। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हर्बीवोर से बचने के लिए अपने अंदर कांटे बना के रखे हुए हैं, थॉर्न्स, ताकि हर्बीवोर इजीली ना खा सके।
है ना, थॉर्न्स जानते हो ना, थॉर्न्स बना के रखे हुए। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कैलोट्रोपिस के बारे में। कैलोट्रोपिस जानते हो? कैलोट्रोपिस के बारे में बार बार क्वेश्चन आता है। हमारी ओडिया में हम उसको हिंदी में भी बोलते हैं अकोवे अर्क प्लांट, संस्कृत में ओडिया में अर्क गच्छ कहते, जानिଛ? उसकी लीफ ऐसे अपोजिटली फाइलोटैक्सी होता है। तो से अरख गच्छ को जदि ता पत्र को तुम टिके छेंडे दब कि कौन कर ब्रांच को भांगी दो, सेठी व्हाइट व्हाइट कलर मिल्क भली बाहर, दैट इज कॉल्ड एज लैटेक्स जूस। से लैटेक्स रे गोटे प्रकार केमिकल अच्छी कहती कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड खाइले हार्ट रो प्रॉब्लम हम बोली तुम देखिबो। जो अरख गच्छ थी तार मूले मूल घास जाक गाई छेली खाईदेवे, कि अरख गच्छ को किसी कहबेनि, ताकू जमा सूंघिक बाहर छाड़देवे। खाइला मैंने हार्ट अटैक हम कहीं खाइबा। से तो बारंबार प्रश्न आसे, बुझेला? जेतक मसला लवंग है, गुजराती है, लंका है, बा औषध जातीय गच्छ लिंब फिंब जेतक अच्छे, हलदी, से मैंने सब एमती कहीं लंका कहीं राग हो, से राग होनी कि आम मसला करके यूज करम बोली, से हर्बिभोर न खाई जातु बोली। तो जिते प्रकार मसला गच्छ, जिते प्रकार मेडिसिनाल गच्छ, से अलग अलग भिन्न भिन्न तत्व भिन्न भिन्न मॉलिक्यूल तांको भितर जमा करिसंती। हुए तो तांको भितर केते को आमे व्यवहार करूचे केवल हर्बिभोर रु बंचिबा पई। बुझेला? पैरासिटिज्म रे कौन हुए? पैरासाइट होस्ट देह को व्यवहार करी रहे, खाद्य भी निए, हुए तो होस्ट मरी भी जाई पारे, किंतु मारिबा तार उद्देश्य नुहे। तार उद्देश्य होची ताको न्यूट्रिशन नहीं निज जीवन चक्र को पूरा करिबा, किंतु प्रेडेटर रो जीवन चक्र पूरा करिबा उद्देश्य नथिला। प्रेडेटर रो प्रे रे बहुत प्रकार ऑप्शन थिला। प्रेडेटर पाखरे प्रे रो वेराइटी ऑफ मेनू थिला, ठीक है? माने टाइगर केवल हरिण खाऊ नथिला, छेली भी खाइबो, गाय मैंसी सब आमको गले भी खाइदो। तो टाइगर पाखरे वाइड मेनू थिला, काहाकू भी खाई परिबो। किंतु प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप रे मेनू टिके सीमित, कहना प्रे प्रेडेटर निज निज भितरे इवोल्यूशन होइचंती, ता कहंती को इवोल्यूशन। आ पाई ता भितर परिवर्तन, ता पाई आ भितर परिवर्तन, सही प्रकार इवोल्यूशन को कहा जाए को इवोल्यूशन। तो को इवोल्यूशन जेतବେଳେ हुए सेतବେଳେ रिलेशनशिप सीमित हो जाए, आर ता सहित कि ता सहित दि तीन जन सहित संपर्क हो, पूरा वाइड मेनू हबनी। बुझेला? तो प्रे आउ प्रे जो पैरासाइट कौन करे ना होस्ट को व्यवहार करे तार जीवन चक्र पूरा करने। तुम बही रे क्वेश्चन आसी मशा तुमको कामुड़ी ब्लड नहीं जाऊँगी, मशा प्रेडेटर ना पैरासाइट? मशाटा हूँ प्रेडेटर, मशाटा हूँ प्रेडेटर। पैरासाइट किए ना मशा द्वारा जो मलेरिया हूँ प्लाज्मोडियम, सेटा हूँ पैरासाइट। क्या मलेरिया ता जीवन चक्र पूरा करुच्ची, मशा केवल खाद्य नहीं जाऊँगी। बुझेला? हाँ ताहले बुझेला? पैरासाइट, पैरासाइट रे कौन सब एग्जांपल? अरे पैरासाइट रे गोटे कथा कहला, किछि नेमाटोड पैरासाइट अच्छी जो छोट छुआ पेटर हो जाए कुर्मी फुर्मी टाइप रो राउंड वार्म आस्कारी से सब हो जाती। से माने कौन तांकर से जो एनिमलटा तांकर डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ सब गुड़ा थी, किंतु केतबेले थी जेतबेले से होस्ट देह रे बाहर थे, जो होस्ट देह भितर जी डाइजेस्टिव सिस्टम सब भैनिश हो, कहीं आउ खाइबा दरकार नहीं, सीधा खाद्य शोषिबार अच्छी। तेणुक एब्जर्प्शन हुक एंड सकर डेभलप हो, रिप्रोडक्शन क्षमता बढ़ी, माने कम समय भितर बेसी पिला जन्म करेंगे, अंडा देवे, किंतु तार डाइजेस्टिव सिस्टमटा रिड्यूस हो जाए। माने से कहू चाहूँगी केतक पैरासाइट होस्ट देह को उपयोग करने होस्ट देह को गला बेले निज भितर परिवर्तन आनी था। पैरासाइट दुई प्रकार, एक्टो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट देहर ऊपर रहती, एंडो पैरासाइट देहर भितर रहती। गोटे गच्छ पैरासाइट कहीपर, गोटे गच्छ अन्य गच्छ ठारू खाद्य नौ कहीपर। निर्मूली लता ताको कहती कसकुटा, कसकुटा नॉर्मली बरकोली गच्छ उपर गुड़े तुड़े होती देखिथ है ना, बरकोली गच्छ कहते जिजिपस जिजुबा। तो जिजिपस गच्छ उपर निर्मूली लता गुड़े हो, तो सेटा प्लांट पैरासाइट एक्सेप्शनाली, क्या गच्छ निजे खाद्य निजे प्रस्तुत करे, पैरासाइट हम कहीं किंतु एक्सेप्शन। तेणुक प्रश्न आसे, तो कसकुटा हूँ प्लांट पैरासाइट। बुझे कि नहीं? एक्टो पैरासाइट जो उंकुड़ी फुंकुड़ी माने सब जो एनिमल को लोमंग जो बनाते हैं मैंने एक्टो पैरासाइट। बुझीपार? आउ गोटे कथा तुम बही देती ब्रूड पैरासाइटिज्म। ब्रूड पैरासाइटिज्म माने कौन? गोटे जो कोयल अच्छी, कोयल का बसारे अंडा दिए, काऊ बसारे। कोयल काऊ बसाने अंडा दे के आसे, आ काऊ जानी पारे ना कि मो अंडा कि ता अंडा।
सेम साइजर अंडा थाए ताकू मैथमेटिक्स भी जना नहीं गणिनी सेठू सी भावे तार निज अंडा सेठू बसिकी ता फीमेल क्रोटा कौन करे निज देहर गरम रे निज देहर गरम माने निज देहर एटीपी निज देहर खाद्य खाद्य को भांगी एटीपी एटीपी को भांगिले हिट हम से हिट दे 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 बसिकी ताकू हैचिंग करी पिला करे पिला जल हम से उड़िकी ता आगरू पड़े ताले निज देहर एनर्जी खर्च करी आउ कार अंडा को हैचिंग कला ताले सेटा भी पैरासिटिज्म एठी कोयल काउ को खाई जाऊनी केवल अंडा हैचिंग करिबारे हेल्प नौची सेटा को भी पैरासिटिज्म रे हमें सेटा को नौची कंपटीशन जो दी जन को हानि पहुंचाती गोटे कंपटीशन जो इंटरफेरेंस कंपटीशन इंटरफेरेंस कंपटीशन कौच कंपटीशन तुम जानिच जतले रिसोर्स कम हो जाए तो निज निज भितर कंपटीशन हो रिसोर्स कम खाद्य कम जगह कम कंपटीशन हम किंतु आउ बेसी कंपटीशनटा बायोलॉजी को डार्विन आनी जे इवोल्यूशन ने डिस्कस करते से कहले इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन सबुठु अधिक गोटे स्पीसीज भितर दुईटा जीवंकर दरकारी सामान दीटा गछ गोटे माटी लगी भी पोटासियम से दरकार आपको भी पोटासियम से दरकार झगड़ा लगे माटी से पोटासियम जदि नथिबो किंतु गोटाए तुलसी गछ लगी आउ गोटा दुब गछ लगी दी जनकर भिन्न दरकार कंपटीशन हम कि स्लो हम बुझिपार तेणुक सामान जीवों भितर कंपटीशन बहुत अधिका थाए तापर इंट्रा स्पेसिफिक सब अधिका इंटर स्पेसिफिक आउटे कम बुझीगला किंतु जीव सामान थिले कंपटीशन अधिका हम किंतु रिसर्च इकोलॉजिस्ट कहले ना भिन्न जीव भी सेतिकी मात्रा कंपटीशन करें जदि डिपेंडेंट रिसोर्स सामान रही से कौन देखले इन अमेरिकन लेक जो विजिटिंग फ्लेमिंगो माछरंका पक्षी विजिटिंग फ्लेमिंगो रेजिडेंट वहाँ माने लेक में रहने वाले फिशेस वो जू प्लैंकटन को खाने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं और इक्वल कंपटीशन कर रहे हैं जबकि फ्लेमिंगो वहाँ रहता भी नहीं उड़ के दिन में आता है खाने के लिए। तो एक है चिड़िया बर्ड जो वहाँ रहता नहीं और एक वहाँ रहने वाले मछली दोनों की अटैक हो रहा है जू प्लैंकटन को खाने के लिए। तो दोनों में समान कंपटीशन होते इतना जितना दो सेम ऑर्गेनिज्म के बीच में होना चाहिए। समझ में आ गया ये इकोलॉजिस्ट ने दिखाया। और एक इंटरफेरेंस कंपटीशन क्या है जहाँ खाना पीना भरपूर है भाई कोई कम नहीं है फिर भी कंपटीशन हो रहा है। ऐसा नहीं होता जब आप भोजी में आप नहीं मैंने जैसे भोजी में खाना खा रहे हो और वो कैमरामैन आके है ना तो क्या हो जाता है कैमरामैन इंटरफेयर कर देता है तो आपकी बात नहीं इंटरफेयर कर देते तो इंटरफेयर करने के बाद क्या हो जाता है बंदा जो आराम से खाता था धीरे धीरे मैंने संस्कारी खाने वाला बन जाता है ना। तो दैट इज कॉल्ड ये मैं इकोलॉजिकली क्या कह रहा हूँ एक प्रेडेटर एक कोई दुश्मन वाला ऑर्गेनिज्म आ जाता है खाना उसको खाना नहीं है बट कोई उसके आने की वजह से और एक ऑर्गेनिज्म स्लो हो जाता है। तो वो इंटरफेरेंस कंपटीशन क्वेश्चन में आता है कि जब रिसोर्स बहुत ज़्यादा है फिर भी कंपटीशन हो जाता है रिसोर्स कम है कंपटीशन होता है उसमें एक आता है कॉम्पिटिटिव रिलीज एक कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो गॉस ने दिया था। कॉम्पिटिटिव रिलीज कहता है कि एक ऑर्गेनिज्म आज जितने एरिया में वहाँ फैला हुआ नंबर में संख्या में दिख रहा है वो उसकी कॉम्पिटिटर को वहाँ से हटा लो तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कॉम्पिटिटर है ए बी की उपस्थिति से थोड़ा कम होके ग्रो कर रहा है बी को हटा लो तो फैल जाएगी। तो वो कॉम्पिटिटिव रिलीज बी को हटाने से इसकी प्रेशर रिलीज हो गया ये ज़्यादा स्प्रेड कर गया। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है दो एक ज़्यादा तेज खाने वाला जीव एक स्लो खाने वाले जीव। एग्जाम्पल याद रखना सब इसमें एबिंगडन टर्टोइज गैलापागोस आइलैंड में टर्टोइज छोटे छोटे घास खाता है उसको जब बकरी गोट छोड़ा गया तो वो टर्टोइज वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गया क्योंकि बकरी गोट वोरासियसली घास खाता है तेजी से और वहाँ पर ये इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मतलब एक तेज खाने वाला व्यक्ति दूसरे स्लो खाने वाले व्यक्ति को एक्सक्लूड कर देता है उस जगह से है ना। तो ये सब चीज़ें जो आप देखोगे तो ये कंपटीशन में आता है। म्यूचुअलिज्म में जो जहाँ दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुँचाते हैं म्यूचुअलिज्म सिम्बोसिस नहीं है सिम्बोसिस म्यूचुअलिज्म के अंडर में आता है क्योंकि म्यूचुअलिज्म तो पॉलिनेटर और फ्लावर भी है तो पॉलिनेटर फ्लावर म्यूचुअलिज्म है तो सिम्बोसिस न्यूट्रिशन की बेसिस पे होता है लेकिन पॉलिनेटर में फ्लावर के पॉलिनेटर पॉलिनेशन करते हैं और पॉलिनेटर कुछ पोलन ग्रेन को खा भी सकते हैं या तो पोलन ग्रेन को नहीं खा के नेक्टर को खाते हैं। तरह तरह की प्रोसेस होते हैं कि पॉलिनेटर क्यों पॉलिनेशन के लिए आते हैं। आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर प्लांट सार पढ़ाएंगे समझ आ जाएगा पढ़े भी हो। तो म्यूचुअलिज्म
और उसमें एक दो एग्जाम्पल और भी हैं कि एक होते हैं कुछ पॉलिनेटर होते हैं, वो फूल की रस तो पी लेते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते हैं, उनको चीटर बोलते हैं। या कुछ होते हैं जो पोलन खा लेते हैं, चोरी करके ले जाते हैं, पोलन रबर बोलते हैं, पोलन रबर, पोलन चोर। और कुछ नेक्टर चोर होते हैं, नेक्टर पी के चले जाएंगे तो सफाई से पॉलिनेशन नहीं करेंगे। ऐसे ही मेडिटेरियन ऑर्किड और फाई, मेडिटेरियन ऑर्किड और फाई जो है वो पॉलिनेटर को चीट कर लेता है। वो फ्लावर है, वो फूल की एक पंखुड़ी ऐसे बना के बैठा रखता है जैसे लगेगा फीमेल इंसेक्ट बैठी हुई है फूल में। तो मेल इंसेक्ट को लगता है और फीमेल इंसेक्ट वहाँ बैठी हुई है, मैं चलता हूँ। तो वो जाता है, वहाँ पर कोई फीमेल इंसेक्ट नहीं है, खाली फूल है। तो उस फूल में वो एक फूल की एक पेटल को माने फूलर एक गोटे पाखुड़ा को एमती डिजाइन करिथिबो जे गोटे ता पॉलिनेटर को लगे फीमेल पोकटा बसछि, से फीमेल पोक बसछि बोली भाभी पळे आसीबो, देखला सेठी तो पोक नथिबो, ता पड़ोसी फूल दूर देखा जा सेठी बसछि, से एठू उड़ी के जेथेठी जीव ये फूलर पोलन ग्रेन को नहीं सेठी पहुँचे दो, किंतु से फूल ताको किछि दौनी, खालटारे बुलाउछि, बुझेला। तो स्यूडो कपुलेट बने कि पॉलिनेशन होछि। अमेंसालिज्म रे कौन है खाली तुम देछि किछि एग्जांपल बहरे देनी, बेले बेले नीट रे प्रश्न आछी। जेतेबेले गोटे फंगस कोठी गोटे ब्रेड रे ग्रो करूछि, से ब्रेड रे खाउछि तर आपे आपे खाउछि, किंतु तुम जानिछ फंगस और बैक्टीरिया माने जेतेबेले ग्रो करंती सांगे सांगे ता साइड रे गोटे विष भी छाड़ी थांती, ताको एंटीबायोटिक हुआ जाए। से का पर्पस रे छाड़ नांती कि आकु मारिबी, किंतु से विषटा छाड़ी थांती, से विषटा छाड़वा दृष्टि अन्य माने प्रतिहत होंती, तेणु तार किछि फरक पड़ुनी, तार तो जीरो, किंतु अन्य माने प्रतिहत होंती, तो अन्य मानक पय नेगेटिव हेगला, बुझिले कि नहीं। आ कमेंसालिज्म कौन, जनक ऊपर किछि जनकर बेनिफिट होछि आ जन किछि फरक पड़ुनी, जने जने फायदा उठाउछि आ जने बोकाटा जानि पाउनी, सेटा होछि कमेंसालिज्म। कमेंसालिज्म रो बहुत सब एग्जांपल बारंबार आसे। एपिफाइट छोट गछ बड़ जंगल रे सूर्य रश्मि पाइबा पई बड़ गछर डाल रे अटैच रही ग्रो करती, से गछरु किछि शोषण करती नहीं, खाली अटैच रही ग्रो करती सूर्य रश्मि पाइबा पई, ताको एपिफाइट कहती। और किड्स ऑन मैंगो ट्री, बुझेला। कैटल इग्रेट, कैटल इग्रेट कजलपाती भली गोटे चढ़ी से घास रे लुचि रही पोक खाइया को चेष्टा करे, किंतु निजे घास रे पशि खोजी पारे ना। से गाई महिषी चरुथे बेक पाखे शुंड पाखे बसी बुलुव, से गाई महिषी जो घास खाइबे से पोक गुड़ा डेइबे, से बसिक ब्रेकफास्ट करिवो बिना परिश्रम रे। तो गाईर किसी फरक पड़ुनी, किंतु ताको फायदा हेगला। तो जनकर फरक पड़ुनी आ जनकर फायदा हेगला। कैटल इग्रेट एंड काउ। क्लोन फिश एंड सी एनिमल, जोटे छोट माछ क्लोन फिश, ताकू जेतेबेले ता बड़ माछ खाइया पे दौड़ेइबो प्रेडेटर, से आसिकी सी एनिमल रो टेंटाकल भितर लुचि जीवो। तो बड़ माछ सी एनिमल को देखिकी आसबनी, ताको छेड़ छाड़ दे पळेबो। तो क्लोन फिश को फायदा हेगला, सी एनिमल को जानी नहीं जे छोट माछ कोठी लुचि, बुझेला। तो ये सब एग्जांपल रे तुम क्वेश्चन आसीबो। ये चैप्टर को आम डिटेल चर्चा कले, किसी से जहाँ टॉपिक आम चर्चा कले ता रिलेटेड क्वेश्चंस भी मु सॉफ्ट कॉपी भी देचे, हार्ड कॉपी भी देचे, सार को देजेबी, सार तुम मानू देबे। आ तुम्हें मैंने बहुत भल पिला, थैंक यू वेरी मच। और अच्छे कोऑपरेशन आप लोगों ने किया और बहुत अच्छी शुरुआत है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जैसे हमने बताया कि बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं होना है और स्ट्रेस भी नहीं लेना है, और जहां आज है कल 2 कदम आगे बढ़े, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।